Good morning, good afternoon, good evening, as the case may be when you're watching this video. इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस से जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात आती है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन जिनकी समझ में आ जाए, कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो जाए, इट इज़ वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक्स। तो आज कोशिश करते हैं कि हम इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ लेके चलते हैं। व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व? What is marginal rate of substitution? What are the properties of indifference curve? What are budget constraints? And how, keeping in mind budget constraints, consumer equilibrium is achieved? These are the topics which I will cover up in this video with you. दो तरह के हमारे सिलेबस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की जो थ्योरीज हैं उनको हम कैटेगराइज करते हैं इनटू टू। वन इज योर कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, जो दी थी आपकी अल्फ्रेड मार्शल ने, जो ये अज्यूम करती है कि यूटिलिटी कैन बी क्वांटिफाइड। अब आपको अच्छी तरह पता है कि यूटिलिटी एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है और साइकोलॉजिकल चीज़ें क्वांटिफाई नहीं की जा सकती। आप ये कह सकते हो मैम आई लाइक यू एज अ टीचर, बट अगर मैं आपसे पूछ लूँ हाउ मच, यू कैन नेवर डिफाइन। सिमिलरली आप ये कह सकते हो कि आपकी वीडियो देखने से मुझे बहुत यूटिलिटी मिली, मेरे को कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो गया, लेकिन मैं पूछूँ कितना, इट कैन नॉट बी क्वान्टिफाइड। तो इन लिमिटेशंस के साथ कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस था जो हमने पिछले वीडियोस में देखा, टोटल यूटिलिटी, एमयू, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड देन इक्विलिब्रियम। लेकिन ऑर्डिनल यूटिलिटी कहता है कि यूटिलिटी कैन नॉट बी क्वान्टिफाइड। हाँ, आप इसमें ऑर्डरिंग कर सकते हो। ऑर्डरिंग जैसे आपने देखा होगा, हम मार्केट जाते हैं, हम शॉपकीपर को कहते हैं कि भाई हमें आप टी शर्ट्स दिखाइए। तो अगर वो हमें 25 टी शर्ट्स दिखाता है, हम उसमें से 4-5 शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं कि हाँ ये ठीक लग रही है, बाकी आप पैक कर दीजिए। फिर हम उनका प्राइस पूछते हैं कि हाँ ये हमें ठीक लग रही है, ओके इनके प्राइसेस क्या हैं। देन वी मेक अ कंपैरिजन एंड वी रीच एट अ डिसीजन व्हाट टू बाय एंड व्हाट नॉट टू बाय, राइट। तो ये जो आपका ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस है, ये कॉन्सेप्ट आपका दिया था जे.आर. हिक्स ने। किसने दिया था? जे.आर. हिक्स ने, राइट। तो इट इज हिक्सियन कॉन्सेप्ट, ओके। ये पूरा का पूरा आपका इंट्रोस्पेक्शन पे बेस्ड है। इंट्रोस्पेक्शन समझते हैं आप? इंट्रोस्पेक्शन का मतलब कि आप उस चीज को एक अपनी इंट्यूशन से आप ये बता रहे हैं। जैसे आई लाइक नूडल्स मोर देन द बर्गर, हाउ मच, नो आई कैन नॉट एक्सप्रेस। तो मैं अपने आप में एक इंट्रोस्पेक्शन से बस उसको कैटेगराइज कर रही हूँ, ऑर्डरिंग कर रही हूँ, बट मैं उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकती। एंड इट इज मोर रियलिस्टिक। अगर मैं आपसे पूछूं कि हाँ भाई आपको मेरे वीडियो ज़्यादा अच्छे लगे या इसी टॉपिक पे कोई और वीडियोस नेट पे हैं वो ज़्यादा अच्छे लगे, तो यू कैन मेक अ कंपैरेटिव, यू कैन से कि हाँ ये टॉपिक इस वीडियो में सबसे अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है। बट अगर मैं कहूँ क्वान्टिफाई करो, क्वान्टिफाई आप नहीं कर पाएंगे। ये बात हर चीज़ पे अप्लाई होती है, चाहे बात टेबल्स के लिए ले लीजिए, क्लोथिंग के लिए ले लीजिए, कि यूटिलिटी कैन ईजिली बी ऑर्डर्ड बट इट कैन नॉट बी क्वान्टिफाइड, एंड हेंस इट इज़ अ मोर रियलिस्टिक अप्रोच एंड इट इज़ मोर पॉपुलर। ठीक है। अब जब ऑर्डरिंग करते हैं तो ऑर्डरिंग में देखो, ऑर्डरिंग बचपन में आपने किया होगा कि गिवन नंबर्स में साइन लगाइए, मोर देन, लेस देन, इक्वल टू। तो ऑर्डरिंग में 3 ऑप्शन होते हैं। एक, आई लाइक नूडल्स मोर देन द बर्गर। सेकेंड, आई लाइक बर्गर मोर देन द नूडल्स। एंड थर्ड, आई लाइक नूडल्स एंड बर्गर इक्वली। No? So equally option is also there, and those combinations are shown by indifference curve. So indifference curve क्या है? A consumer is said to be indifferent when the consumer has no preference amongst the choices. No, मान लीजिए आप शॉप पे गए, शॉपकीपर ने आपको 2 टी शर्ट्स दिखाई और आपको दोनों ही इक्वली पसंद है, प्राइस भी दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, तो आप क्या कहेंगे कि आई एम इनडिफरेंट इन देम। मैं आपसे पूछूं कि लंच में क्या खाएंगे आप, राजमा चावल या छोले चावल, और आप कहें कुछ भी बना लो, तो दैट मीन्स यू आर इनडिफरेंट। डिफरेंट का ऑपोजिट है इनडिफरेंट। इनडिफरेंट मीन्स मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप देख लो, आपको जो बनाना है, आपको जो कंफर्टेबल है, दैट मीन्स आपके लिए यूटिलिटी दोनों की, एक्स और वाई की, उस पॉइंट पे बराबर है। तो इनडिफरेंस कर्व क्या है फिर?
इंडिफरेंस कर्व एक ऐसा कर्व है जो वो सारे कॉम्बिनेशन आपको शो करेगा जिससे आपको इक्वल यूटिलिटी मिलती है। यानी मैं आपको 1 ऑरेंज 10 एप्पल्स दूं तो भी आपकी यूटिलिटी उतनी, मैं आपको 2 ऑरेंज 6 एप्पल्स दूं तो भी आपकी यूटिलिटी उतनी, आपको मैं 3 ऑरेंज 3 एप्पल्स दूं तो भी यूटिलिटी उतनी, 4 ऑरेंज 1 एप्पल दूं तो भी यूटिलिटी उतनी। तो ये सारे कॉम्बो आपको एग्जैक्टली सेम यूटिलिटी दे रहे हैं एंड व्हेन दे आर प्लॉटेड ऑन अ कर्व वी कॉल दैट कर्व टू बी indifference curve. Okay, so when we plot this we get a curve of this kind and this curve is called indifference curve. तो मैं indifference curve को कैसे डिफाइन करूंगी? मैं कहूंगी indifference curve is the locus of all those combinations of two goods that give equal satisfaction to a consumer. जो कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फैक्शन देते हैं उसको क्या कहा जाता है? इंडिफरेंस कर्व। ये सारे कॉम्बो, मुझे कॉम्बो ए दो, चाहे कॉम्बो बी दो, चाहे कॉम्बो सी दो, चाहे कॉम्बो डी दो, चाहे कॉम्बो ई दो, चाहे कॉम्बो एफ दो, ये सारे कॉम्बो मुझे बिल्कुल इक्वल सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं एंड हेंस दे आर लाइंग ऑन सेम इंडिफरेंस कर्व। तो कोई भी थ्योरी होती है, आपको पता है इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच इज डीलिंग विद ह्यूमन बींग्स, वी आर नॉट डीलिंग विद नॉन लिविंग। तो हमारी पूरी सारी थ्योरीज कुछ एजम्पशंस पे बेस्ड होती है, राइट? तो हम इस थ्योरी की पहले एजम्पशंस देख लेते हैं ताकि हमें प्रॉपर्टीज को समझने में आसानी हो। देखो, पहली एजम्पशन है रेशनैलिटी। ये तो पूरी इकोनॉमिक्स की ही एजम्पशन है, दैट मैन इज रैशनल। इफ अ मैन इज नॉट रैशनल तो उसके ऊपर इकोनॉमिक्स एप्लीकेबल नहीं होगी, राइट? एक इरेशनल बंदे के ऊपर इकोनॉमिक्स एप्लीकेबल नहीं होगी। सेकंड, ऑर्डिनैलिटी। ऑर्डिनैलिटी मीन्स यूटिलिटी कैन नॉट बी क्वांटिफाइड बट इट कैन बी ऑर्डर्ड। आप ये बता सकते हैं यूटिलिटी ऑफ ए इज मोर देन यूटिलिटी ऑफ बी, यूटिलिटी ऑफ बी इज मोर देन यूटिलिटी ऑफ सी। और ऑर्डिनैलिटी के साथ ही आप ये दो बातें और समझ लीजिए कि कंसिस्टेंट होगी आपकी चॉइस। आपको कल ब्लू कलर ज़्यादा पसंद था रेड से, तो आज भी ब्लू कलर ज़्यादा पसंद होगा। आपको कल गोलगप्पे ज़्यादा पसंद थे दही भल्ले से, तो आपको आज भी गोलगप्पे ज़्यादा पसंद होंगे दही भल्ले से। आपकी चॉइसेस में कंसिस्टेंसी होगी। हम ये अज्यूम कर रहे हैं, जबकि ह्यूमन बीइंग कंसिस्टेंट होता नहीं है। यू नो, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करूँ तो किसी दिन मैं वेट कॉन्शियस हो जाती हूँ तो मुझे बहुत हेल्दी डाइट चाहिए होता है, भाई आई नीड टू लूज वेट। फिर किसी दिन मैं टेस्ट ओरिएंटेड हो जाती हूँ तो आई डोंट थिंक अबाउट वेट, आई जस्ट वांट डिलीशियस फूड। तो कंसिस्टेंसी प्रैक्टिकली हमारे में कई बार नहीं होती, लेकिन हम एज्यूम कर रहे हैं कि है। ओके, देन ट्रांजिटिविटी ऑफ चॉइस। ट्रांजिटिविटी ऑफ चॉइस सेज कि अगर आप ए को बी से ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बी को सी से ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप ए को सी से ज़्यादा प्रेफर करेंगे, जो मैथ्स में आपने किया हुआ है। एंगल ए इज़ मोर देन एंगल बी इज़ मोर देन एंगल सी, तो ऑटोमेटिकली एंगल ए इज़ मोर देन एंगल सी, यू नो। So this implies that A is more than C. So this applies to utility also, that if utility of A is more than utility of B, utility of B is more than utility of C, then automatically utility of A is more than utility of C. Okay. अब ये काफ़ी सिंपल assumptions थी, इन पे अलग क्वेश्चन रेयरली आ सकता है। ये जो दो assumptions हैं, इन assumptions पे भी आपको 3 और 4 मार्कर्स आ सकते हैं और ये प्रॉपर्टीज़ को डिसाइड करते हैं। तो इन दो प्रॉपर्टीज़ को बहुत ध्यान से समझिए। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। देखिए, जब हमने स्केड्यूल बनाया तो आपने देखा जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, व्हाट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन? पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स that a consumer is willing to sacrifice to get an additional unit of good Y.
आप y की 1 यूनिट पाने के लिए x की कितनी छोड़ने को तैयार हो। यहाँ देखो, आपने इसको 4 छोड़ दिया इसका 1 पाने के लिए, आपने इसका 3 छोड़ दिया इसका 1 और पाने के लिए, आपने इसका 2 छोड़ दिया 1 और पाने के लिए, ठीक है। लेकिन ये कम हो रहा है, अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हुए हैं तो आपको ये पता होगा कि स्लोप मार्जिनल होता है, और स्लोप अगर कांस्टेंट रहे तो कोई भी कर्व स्ट्रेट लाइन होता है। स्लोप अगर डिक्रीज कर रहा हो तो कर्व कॉन्वेक्स हो जाता है। स्लोप अगर इंक्रीज कर रहा हो तो कर्व कॉन्केव हो जाता है। और स्लोप हमेशा क्या होता है, मार्जिनल, यानी टोटल कॉस्ट का स्लोप मार्जिनल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू का स्लोप मार्जिनल रेवेन्यू, टोटल प्रोडक्ट का स्लोप मार्जिनल प्रोडक्ट, उस पे जो है डिपेंड करता है। अब ये हमारा XY कम हो रहा है तो इसका मतलब आपका जो इंडिफरेंस कर्व है दैट विल बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, इट विल नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन, इट विल नॉट बी कॉन्केव टू द ओरिजिन, राइट। ये इसकी एक प्रॉपर्टी विच इज डिटरमाइनिंग वन प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व। सेकेंड, नॉन सेटाइटी. Non satiety means a consumer choices are monotonic. Monotonic means if and only if between two bundles the consumer prefers the bundle which has at least more of one of the goods and no being less of the other goods. That means अगर आपको मैं एक कॉम्बो दूं 6 और 8 यानी 6 यूनिट्स ऑफ गुड X एंड 8 यूनिट्स ऑफ गुड Y, और दूसरा कॉम्बो दूं 8 यू विल ऑलवेज प्रेफर दिस टू दिस, ठीक है। अब इसको थोड़ा डीपली समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीए के स्टूडेंट्स, खास तौर पे जो सीए के स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हो तो सीए फाउंडेशन के या ग्रेजुएशन के। तो देखिए, जहां पर मैं ये कह रही हूँ 8 को वो प्रेफर कर रहा है, इसका मतलब ये है कि उसके लिए अभी तक गुड एक्स की यूटिलिटी पॉजिटिव है। जैसे मैं आपसे बोलूँ, मैं आपकी एक्स्ट्रा क्लास लूंगी 2 आवर्स, यू आर गेटिंग पॉजिटिव यूटिलिटी। मैं कहती हूँ 3 आवर्स, यू आर गेटिंग जीरो यूटिलिटी फॉर थर्ड आवर। इफ आई से 4 आवर्स यू विल स्टार्ट गेटिंग नेगेटिव यूटिलिटी, क्योंकि आप इतना थक जाओगे कि जो पढ़ा है वो भी भूल जाओगे, राइट। तो जब आपका सेचुरेशन पॉइंट आ जाता है उसके बाद आपको कम चीज ज्यादा अच्छी लगती है बजाय ज्यादा चीज के। जैसे आप ऑलरेडी 20 गोलगप्पे खा चुके हो, उसके बाद कोई कई गोलगप्पे खा लो तो वो आपको नेगेटिव यूटिलिटी देगा। तो जब आपका सेचुरेशन पॉइंट आ जाता है, सेटाइटी आ जाता है, उसके बाद आपको वो चीज कम ज्यादा अच्छी लगती है बजाय ज्यादा की। तो हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि अभी तक आपका सेचुरेशन पॉइंट नहीं आया, यानी अभी तक आपके लिए यूटिलिटी पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो आपको ज्यादा चीज ज्यादा अच्छी लगेगी एज कंपेयर टू कम चीज। So you will always prefer a combo which has more of at least one good without being less of other. Language देख रहे हैं हम कैसे frame कर रहे हैं? A consumer always prefer that combination which has more of one good without being less of other. Okay, so this is non-satiety. Marginal rate of substitution, the rate at which one good must be added when the other is taken away in order to keep the individual indifferent between the two combinations. आपसे अगर मैंने कोई क्वांटिटी ऑफ ए ली है तो कम की है, तो क्वांटिटी ऑफ बी में इतनी बढ़ा दूं कि आपका जो ओवरऑल यूटिलिटी का लेवल था दैट रिमेन सेम। तो इस रेट पे मुझे सब्स्टिट्यूट करना है एक्स और वाई को। ओके, नाउ व्हाट इज एन इंडिफरेंस मैप? अगर हम बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व्स एक साथ बना दें तो दिस विल बी कॉल्ड इंडिफरेंस मैप। इसमें हायर इंडिफरेंस कर्व आपको हायर सैटिस्फैक्शन देगा। क्यों? ड्यू टू द assumption ऑफ मोनोटोनिक प्रेफरेंस। आप देखो हायर इंडिफरेंस कर्व पे या तो x रिमेनिंग सेम y ज्यादा है, या y रिमेनिंग सेम x ज्यादा है, या दोनों ही ज्यादा है। तो उस कंज्यूमर को हमेशा इस कॉम्बो से ज्यादा अच्छा कॉम्बो लगेगा ये या ये। यस और नो? राइट, because a consumer always prefers more of a commodity as compared to less of it. ठीक है, तो इस बैकग्राउंड के साथ हम प्रॉपर्टीज को समझते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी, इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। क्या बताया मैंने अभी आपको? कोई भी कर्व कॉन्वेक्स कब होता है? जब उसका स्लोप कम हो रहा हो।
स्लोप क्या है इंडिफरेंस कर्व का? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वो कम हो रहा है। वो कम क्यों हो रहा है? क्योंकि जब आपके पास एप्पल इतने ज़्यादा थे तो आपको एप्पल की वैल्यू नहीं थी। हमारी टेंडेंसी क्या है, जो चीज़ हमारे पास ज़्यादा होती है हम उसकी वैल्यू नहीं करते। तो एप्पल 10 थे, आपको उसकी इतनी वैल्यू नहीं थी, आप 4 देने को तैयार थे इसका 1 खाने के लिए। अब ये बढ़ गया, कम हो गया, अब इसकी वैल्यू थोड़ी बढ़ गई, अब आप खाली 3 देने को तैयार हो, अब आप सिर्फ 2। तो इनडायरेक्टली इट इज़ लॉ ऑफ डीएमयू। तो टीचर जब आपसे पूछती है व्हाई इज एन इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, तो आप पहला रीजन देंगे बिकॉज स्लोप इज डिक्रीजिंग, 1 मार्क। स्लोप इज डिमिनिशिंग एमआरएस एक्स वाई, 2 marks. And why is it diminishing? Because of law of DMU, 3 marks. Okay, this is how marking scheme is done. Second property, indifference curve slope downward. अब देखो, अगर ये स्लोप स्ट्रेट होता तो x रिमेनिंग सेम, y बढ़ रहा है, और कंज्यूमर को ज्यादा चीज ज्यादा पसंद है तो वो ए से ज्यादा बी को प्रेफर करेगा, राइट? अगर ये वर्टिकल होते तो भी एक्स रिमेनिंग सेम, वाई ज्यादा है, तो भी वो ए से ज्यादा बी को प्रेफर करेगा। अगर ये अपवर्ड स्लोपिंग होते तो भी ए पॉइंट से बी पे एक्स भी ज्यादा है, वाई भी ज्यादा है, तो भी वो ए से ज्यादा बी को प्रेफर करेगा। तो वो इंडिफरेंट कब हो सकता है? वो इंडिफरेंट तब हो सकता है कि एक्स बढ़ रहा हो तो वाई कम हो रहा हो। नो, जैसे मेरी अगर सैलरी बढ़ रही है नो और वर्किंग आवर्स कम हो, मेरी अगर सैलरी बढ़ रही है और साथ में सपोज मेरे एंग्जाइटी भी बढ़ रही है, तो मैं ज़्यादा एंग्जाइटी लेने को तैयार हो जाऊंगी। क्यों? क्योंकि मेरी सैलरी बढ़ रही है। लेकिन सैलरी कम हो रही हो और एंग्जाइटी अब बढ़ाओगे, देन नहीं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर एंग्जाइटी एक ऐसी चीज़ है जो मुझे नेगेटिव यूटिलिटी दे रही है, लेकिन ए और बी दोनों ऐसी कमोडिटीज़ हैं जो मुझे पॉजिटिव यूटिलिटी दे रहे हैं। तो लेट मी चेंज द एग्जाम्पल। सपोज आई एम टॉकिंग ऑफ कि कोई मुझसे पूछे कि 10 बर्गर 12 चॉकलेट्स या 12 बर्गर 12 चॉकलेट्स, सो ऑब्वियसली आई वुड प्रेफर दिस वन, क्योंकि मुझे दोनों से ही पॉजिटिव यूटिलिटी मिल रही है, राइट? तो मैं इंडिफरेंट नहीं हो सकती। इंडिफरेंट मैं कब हो सकती हूँ? कि अगर चॉकलेट बर्गर बढ़ा रहे हो तो चॉकलेट कम करो। आई कैन बी इंडिफरेंट बिटवीन दीज कॉम्बिनेशन, कि एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है, दोनों ही बढ़ रही हैं, फिर तो ऑब्वियसली मैं इस कॉम्बो को प्रेफर करूंगी, मेरे लिए बेस्ट है ये ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, देन आई कैन बी इंडिफरेंट। इंडिफरेंट मीन्स कि ये दो या ये दो एक ही बात है, लेकिन इन दोनों में एक ही बात कैसे है? इन दोनों में तो ये ज्यादा अच्छा है, राइट? इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इसको प्रूव करने के लिए ना, लेट अस अज्यूम दे इंटरसेक्ट। मान लो दो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो a इक्वल टू b बिकॉज दे आर ऑन सेम इंडिफरेंस कर्व, b equal to c because they are on same indifference curve, but a is not equal to c because they are not on same indifference curve. So these are giving contradictory results, hence they can never intersect each other, nor even they can touch each other, right? Last property of indifference curve is a higher indifference curve shows higher level of satisfaction. Why? Because on a higher indifference curve, there is either more of x or more of y or more of both, as I had shown here. It has either more of x or more of y or more of both. So a consumer will always prefer combo B, C, D as compared to combo A. You can draw a curve like this and then elaborate the property, right? And it is also due to monotonic preferences, in one word, in MCQ. Because monotonic preferences is assuming that a consumer always prefers more of a commodity as compared to less of it. अभी तक हमने क्या पढ़ा कि इंडिफरेंस कर्व वो सारे कॉम्बो शो करता है जो आपको इक्वल सेटिस्फेक्शन देते हैं। उसकी एजम्पशंस हैं आपकी ट्रांजिटिविटी, कंसिस्टेंसी, नॉन सेटाइटी, डिमिनिशिंग MRSXY and monotonic preferences. And on the basis of these properties, on the basis of these assumptions, they have 4 properties. First, they are always convex to the origin. Second, they slope downward. Third, they can never intersect each other. And last, a higher indifference curve shows higher level of satisfaction. ठीक है, अब ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं
लेकिन ये आप ग्रेजुएशन में करोगे कि जैसे मान लो y एक ऐसी चीज़ है जिससे तुम्हें कोई सेटिस्फेक्शन मिलता ही नहीं है, जीरो यूटिलिटी है उसकी तुम्हारे लिए, देन यू कैन बी इंडिफरेंट इन देन, यू नो। या ऐसी चीज़ है ये जिसमें एक से तुम्हें पॉजिटिव यूटिलिटी मिल रही है, एक से नेगेटिव, जैसे सपोज यहाँ सैलरी, यहाँ वर्किंग आवर्स, तो वर्किंग आवर्स बढ़े और सैलरी भी बढ़े, तब मैं इंडिफरेंट हो सकती हूँ, क्योंकि वर्किंग आवर्स मुझे नेगेटिव यूटिलिटी दे रहे हैं और सैलरी पॉजिटिव। लेकिन जब दोनों कमोडिटीज पॉजिटिव यूटिलिटी दे रही हैं, तब ऐसी शेप्स पॉसिबल नहीं है। ऐसी शेप तब पॉसिबल है यहाँ पर यूटिलिटी ऑफ y इज 0, इसलिए उसके बढ़ने से मेरे इंडिफरेंस कर्व पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ यूटिलिटी ऑफ x इज 0 और यहाँ पर ईदर यूटिलिटी ऑफ x और यूटिलिटी ऑफ y इज नेगेटिव, वन इज नेगेटिव, वन इज पॉजिटिव, बट ये हायर लेवल की बात है। फॉर द टाइमिंग दोनों की यूटिलिटी हमारे लिए पॉजिटिव है और इसलिए हमारे इंडिफरेंस कर्व की शेप हमेशा हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। फॉर डाउट्स राइट इन कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई। Slope we discussed. The slope or steepness of indifference curve is determined by consumer preferences. कितना वो किसी चीज को प्रेफर करता है। अगर सपोज उसके लिए दोनों कमोडिटीज इक्वली प्रेफरेबल हैं, तो इट मे बी अ स्ट्रेट लाइन ऑल्सो, लाइक पेप्सी एंड कोक। तो मे बी मैं एक पेप्सी के लिए एक ही कोक देने को तैयार हूँ, इन दैट केस माई इंडिफरेंस कर्व मे बी अ स्ट्रेट लाइन, राइट। चलिए वो एक्सेप्शनल केसेस है। अब बात आती है कि जब एक हायर इंडिफरेंस कर्व हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन शो करता है, तो कंज्यूमर की हमेशा प्रेफरेंस क्या होगी कि मैं दुनिया के सबसे ऊंचे इंडिफरेंस कर्व पे चढ़ के बैठ जाऊं। वो ये चाहेगा कि मैं जितनी ऊंचे इंडिफरेंस कर्व पे जितना अपना सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ा सकूं बढ़ाऊं। लेकिन उसकी एक लिमिटेशन, उसकी लिमिटेशन है इनकम। उसे रहना अपने बजट के अंदर है। आपने कभी सुना होगा अपनी चादर देख के पाँव पसारो। तो अल्टीमेटली मैं वही खरीद सकता हूँ जो मेरे लिए अफोर्डेबल। मेरा इंडिफरेंस कर्व तो कहता है कि हाँ भाई मेरे पास जो है एक बड़ा सा मैंशन होना चाहिए, देन आई शुड हैव अ BMW एंड दिस एंड दैट, बट आई हैव टू सी माई बजट एज वेल। तो बजट लाइन है जो काफ़ी डिसीजन में अब इंटरवीन करेगी। तो ये तो हो गई हमारी प्रेफरेंसेस, ये हमारे ख्वाब है। ख्वाब पूरे कितने होंगे? प्रेफरेंसेस माना तुम्हारे ख्वाब, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। इन सपनों में से कितने सपने पूरे होंगे ये तुम्हारा बजट डिसाइड करेगा। बजट लाइन फिर क्या है? Budget line is a graphical representation of all possible combinations of two goods which can be purchased with given income and prices, such that the cost of each of these combinations is equal to money income of the consumer. Simple words में आप यूं समझो कि सारे कॉम्बो जो तुम खरीद सकते हो विद योर गिवन इनकम, नो, ऑल द कॉम्बो ऑफ टू गुड्स that a consumer can afford to buy. With given resources, with given prices and income. क्या क्या गिवन है? PX, PY एंड इनकम, ये चीज़ें गिवन है। तो वो उन तीन चीज़ों के गिवन होते हुए वो जो जो अफोर्ड कर सकते हैं वो उसकी बजट लाइन में है। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि आप अपनी सारी इनकम दो ही गुड्स पे खर्च करते हो, ठीक है। जैसे मान लो, अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी इनकम है 200, PX है 2, PY है 1। तो आई विल से अगर मैं एक्स की कितनी यूनिट खरीदूंगी उस पर डिपेंड करेगा, एक्स पे मैंने इतना खर्चा किया। तो एक्सपेंडिचर ऑन एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स इंटू क्वान्टिटी ऑफ एक्स। Expenditure on Y is equal to price of Y into quantity of Y. It should be less than equal to my money income. Now I put the value. So my budget line equation becomes 2QX plus 1QY less than equal to 200. Right? Less than equal to 200. Okay. तो मैंने ये आ गई मेरी बजट लाइन इक्वेशन। अब अगर मुझे ये बजट लाइन इक्वेशन ड्रॉ करनी है तो मुझे इंटरसेप्ट चाहिए एक्स एक्सिस का भी और वाई एक्सिस का भी। तो देखो जब मैं एक्स एक्सिस पे हूँ तो मैं y0 खरीद रही, ठीक है।
तो अगर मैं इस इक्वेशन में y की वैल्यू 0 डालूं तो इट बिकम्स 2qx इक्वल टू 200। तो qx कितना आ गया 100। तो मेरा बजट लाइन का x एक्सिस का इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा? 25, 50, 75 एंड 100। तो ये मेरा आगे यहाँ का इंटरसेप्ट। अगर ये पूरी इनकम y पे खर्च करते हैं तो qx 0 हो गया, दिस वन इज 0। तो ये हो जाएगा qy इक्वल टू 200 एंड y इज इक्वल टू 200। So let me suppose it is 50, 100, 150 and 200. So by joining these 2 points, I will get my budget line with an equation 2qx plus 1qy less than equal to money. Clear? तो कैसे आया आपका ये? It was total income, money income divided by px. और vertical intercept कैसे आया? It is also equal to money income divided by py. और आपको पता है जो स्लोप होता है आपका वो क्या होता है? स्लोप इज टेंजेंट थीटा, दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन फेस, यानी वर्टिकल स्लोप अपॉन हॉरिजॉन्टल स्लोप। तो अगर मैं वैल्यूज पुट करूँ, इट बिकम्स मनी इनकम अपॉन पी वाई डिवाइडेड बाय मनी इनकम अपॉन पी एक्स, राइट। माइनस का साइन इसलिए है क्योंकि डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो ये हो जाएगा माइनस पी एक्स अपॉन एम इंटू एम अपॉन पी वाई। एम से एम कैंसिल, तो स्लोप विल बी पी एक्स अपॉन पी वाई। ठीक है, ये प्रूफ ग्रेजुएशन के बच्चों में आता है। आपको खाली स्लोप का फॉर्मूला याद रखना है, बट आई हैव शोन यू कि ये मैथमेटिकली डिराइव्ड हुआ है। नथिंग इज रट्टाफिकेशन इन इकोनॉमिक्स। तो स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या हो गया? माइनस पी एक्स अपॉन पी वाई। ठीक है, अब ये सारे कॉम्बो जो आपकी बजट लाइन के अंदर हैं वो आपके लिए अटेनेबल हैं, यानी अफोर्डेबल हैं, आपकी चादर के अंदर आते हैं। और जितने कॉम्बो ये बाहर हैं, से अ पॉइंट लाइक यू, इट इज एन अनअटेनेबल पॉइंट। तो मे बी एज एन एग्जामिनर मैं आपको ये डायग्राम बना के दे दूं और मैं आपसे पूछूं व्हाट डज द पॉइंट यू शोज, तो मैं कहूंगी इट इज एन अफोर्डेबल कॉम्बिनेशन। हियर इट इज गुड एक्स, हियर इट इज गुड वाई। इंडिफरेंस कर्व के सारे डायग्राम्स में एक्स एक्सिस पे गुड एक्स, वाई एक्सिस पे गुड वाई है। ठीक है, तो इट इज एन अफोर्डेबल कॉम्बो। व्हाट डज पॉइंट एम शोज? अनअफोर्डेबल कॉम्बिनेशन। What does the point B shows? A combination which is spending your complete income. बच नहीं रहा। अगर आप अंदर हो तो आप पूरी इनकम खर्च नहीं कर रहे हो, ऑन द बजट लाइन हो तो आप पूरी इनकम स्पेंड कर रहे हो। ठीक है, तो हम एक न्यूमेरिकल भी देखते हैं। मान लो हमें दे रखा है पी एक्स इक्वल टू 4, पी वाई इक्वल टू 5 और इनकम इक्वल टू 1000 सॉरी। तो मुझे बजट लाइन इक्वेशन निकालनी है। पी की जगह पी की वैल्यू, पी वाई की जगह पी वाई की वैल्यू, एंड दिस इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू। So my budget line equation is 4qx plus 5qy less than equal to 1000. स्लोप माइनस पी एक्स अपॉन पी वाई, आपको कुछ प्रूव नहीं करना, सीधा फॉर्मूले की तरह लिखना। फिर ये कहते हैं अगर वो सारी इनकम एक्स पे खर्च करे, या इसी क्वेश्चन को वो ऐसे बोल सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट कैलकुलेट करे। तो हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट मींस एक्स एक्सिस पे वो कहाँ है, अगर वो सारी इनकम एक्स पे खर्च करे तो टोटल मनी इनकम डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स, इट इज 250। 1000 डिवाइडेड बाय 4। सारी वाई पे खर्च करे तो टोटल इनकम डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई, 1000 डिवाइडेड बाय 5। फिर वो कहते हैं कि टू कॉम्बिनेशन दैट ही कैन नॉट अफोर्ड टू बाय। तो बड़े बड़े से आपके पास पहले कॉम्बो आ गए, देखो 250 और 0, और 0 और 200। तो इससे बड़ा कोई भी कॉम्बो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इफ आई टेक अप समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, ही कांट अफोर्ड, ही कांट अफोर्ड। नाउ अगर वो आपसे कहें ऐसे 5 कॉम्बिनेशन लिखो विच ही कैन अफोर्ड टू बाय, तो देखो ये दो तो आई गए तुम्हारे पास एक्सट्रीम वाले। अब इसमें ये देखो कितना एक्स छोड़ के कितना वाई आएगा। रेशो देखो 4:5 है। ठीक है, यानी कि आप 100 रुपीज अगर मान के चलो तो 100 रुपीज में इसकी आएंगी 25 यूनिट्स और इसकी आएंगी 20। तो इसका मतलब इसकी 25 कम करूं तो इसकी 20 बढ़ सकती है।
इसकी 50 कम करूं तो इसकी 40 बढ़ सकती है, तो 50 और 40 का हम रेशो ले लेते हैं। तो हम इसका 50 कम करते जाते हैं, इसका 40 बढ़ाते जाते हैं। 50 कम 40 ज्यादा, 50 कम 40 ज्यादा, 50 कम 40 ज्यादा, 50 कम 40 ज्यादा। पहुंच गए ना हम यहाँ तक? कैसे किया मैंने देखा कि प्राइस रेशियो इज 4:5। तो 100 रुपीज में इसकी आएंगी 25 यूनिट्स, इसकी 20। तो इसकी 25 छोड़ू तो इसकी 20 आएंगी, डबल कर देते हैं दोनों को। इसकी 50 छोड़ू तो इसकी 40 आएंगी, इसकी 100 छोड़ू तो इसकी 80 आएंगी। आई कैन फाइंड आउट कॉम्बिनेशन, राइट? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि बजट लाइन शिफ्ट कैसे होती है। हाउ डज बजट लाइन शिफ्ट? अब देखो, आपकी बजट लाइन में 3 वेरिएबल है, पी एक्स, पी वाई और इनकम। तीनों में से कोई भी वेरिएबल चेंज होगा तो बजट लाइन शिफ्ट होगी, राइट? तो हम 3 केस लेंगे, चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स, चेंज इन प्राइस ऑफ वाई एंड चेंज इन इनकम। एक्स अगर बढ़ जाता है, एक्स पहले से महंगा हो गया, तो आप एक्स पहले से कम ले पाएंगे। सो दिस इज व्हेन पी एक्स इंक्रीजेस, है ना? मान लो आपके स्कूल में मम्मा आपको 100 रुपए पॉकेट मनी देती थी, स्कूल कैंटीन वाला 10 रुपए का समोसा देता था, यू कुड बाय 10। अब उसने समोसा 12 का कर दिया, you can buy only 8 and you will be left with rupees 4, right? And agar px सस्ता हो गया, suppose he is giving it for 5 now, you can buy 20 samosa instead of 10, right? Similarly, अगर y पहले से सस्ता हो गया, you can buy more of y, और y पहले से महंगा हो गया, तो you can buy less of y। x उतना ही है क्योंकि x के प्राइस में नो चेंज, और x और y का प्राइस सेम रहे, इनकम बढ़ जाए, तो यू कैन बाय मोर ऑफ बोथ गुड्स। तो दिस इज द केस व्हेन इनकम इंक्रीजेस and this is the case when income decreases, right? So in any case, इनकम चेंज हो तब भी बजट लाइन चेंज होगा, लेकिन यहाँ ये पैरेलल है। पैरेलल क्यों है? क्योंकि स्लोप सेम है, ना पी एक्स बदला है ना पी वाई बदला है, तो तीनों बजट लाइंस का स्लोप सेम है। दैट्स व्हाई दे आर पैरेलल व्हेन देयर इज चेंज इन इनकम। ठीक है, तो एक बार बजट लाइन के सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हैं बिफोर वी प्रोसीड करते हैं। बजट लाइन में हमने देखा कि बजट लाइन एक ऐसी लाइन है which gives us all those combinations of two goods which a consumer can afford to buy with his given income and prices of two goods. So all the combinations which are lying below this budget line are affordable to me, and all this blue portion is an unaffordable combo to me. I can dream of it, but I cannot buy it. Okay. Then we looked at the numericals related to this, that we may be given price and everything, and then we may be asked such questions. So budget line equation is Px Qx plus Py Qy, that is expenditure on X plus expenditure on Y, has to be less than equal to my money income. Okay, slope is equal to minus Px upon Py. Then they may ask you vertical intercept or horizontal intercept, that is अगर वो सारी इनकम एक्स पे खर्च करे तो वो कितना खरीद सकता है, तो सारी इनकम एक्स पे खर्च करे तो इनकम डिवाइडेड बाय पी एक्स, यू विल गेट इट। सारी वाई पे खर्च करे तो इनकम डिवाइडेड बाय पी वाई, राइट? अच्छा, कई बार आपको आ जाता है इक्विलिब्रियम पे स्लोप ऑफ बजट लाइन कितना, इक्विलिब्रियम पे स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व कितना। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि इक्विलिब्रियम वहां होता है जहां इंडिफरेंस कर्व और इसका स्लोप बराबर है, तो उसका भी स्लोप वहां कितना हो जाएगा, इक्वल टू माइनस पी एक्स अपॉन पी। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। तो इसी क्वेश्चन में वो आपसे पूछ रहे हैं इंडिफरेंस कर्व का स्लोप निकालो, तो जो बजट लाइन का स्लोप है वही आंसर इंडिफरेंस कर्व का स्लोप भी होगा इक्विलिब्रियम। ओके, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आते हैं। फिर आपको कॉम्बिनेशंस मैंने समझाए थे कि रेशो देख लीजिए, प्राइसेस का रेशो क्या है, उस हिसाब से आप बीच के कॉम्बो निकाल सकते हैं। एक्सट्रीम कॉम्बो तो आ गए आपके पास। आप ये देख लो कि सपोज मेरी इनकम है 1000,
और मेरे प्राइजेस हैं से 2 और 5, तो मुझे पता है 100 रुपीज में इसकी आएंगी 50 यूनिट्स और इसकी आएंगी 20, यानी इसकी 50 छोड़ू तो इसकी 20 आएंगी। तो ऐसे करके 50:20 का आपको रेशियो आ गया, तो इसका 50 कम करते जाओ, इसका 20 बढ़ाते जाओ, यू विल कीप गेटिंग द कॉम्बिनेशन। ओके, देन हमने किया कि बजट लाइन शिफ्ट कब कब होती है या उसमें रोटेशन कब होता है। तो रोटेशन होता है ड्यू टू चेंज इन प्राइसेस, प्राइस ऑफ एक्स एंड वाई, और शिफ्ट होती है ड्यू टू इनकम। तो रोटेशन में अगर प्राइस ऑफ एक्स बढ़ गया तो वो पहले से एक्स कम खरीद पाएगा, तो दिस हैपेंस व्हेन प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीजेस, एंड दिस हैपेंस व्हेन प्राइस ऑफ एक्स decreases, he can buy more of goods. Similarly, price of x remaining same, y का बढ़ गया तो he can buy less of y, और y का प्राइस कम हो गया तो he can buy less of good, right? प्राइस ऑफ y कम हो गया, he can buy more of it. प्राइस ऑफ y बढ़ गया, he can buy less of it. इनकम बढ़ी तो he can buy more of both the goods. इनकम कम हुई, he can buy less of both the goods. But slope continues to remain same for all the 3 budget lines because there is no change in px and py. Okay, अब आते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर। जब हमें इंडिफरेंस कर्व अप्रोच से इक्विलिब्रियम निकालना होता है तो हमें पता है कि हायर इंडिफरेंस कर्व शोज हायर लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन। तो कंज्यूमर तो चाहेगा मैं दुनिया के सबसे ऊंचे इंडिफरेंस कर्व पे पहुंचूं, लेकिन उसे रहना अपने बजट में। तो विद इन हिज बजट जो हाईएस्ट पॉसिबल होगा वो वहां जाएगा। उसके बियॉन्ड IC3 तो उसके लिए अफोर्डेबल ही नहीं है, ये तो अनअफोर्डेबल है। तो हर बंदा बहुत सारे ख्वाब देखता है, सारे ख्वाब पूरे नहीं होते ना, तो ये तो उसके लिए अनअफोर्डेबल है। विद इन हिज बजट वो देख रहा है कि मेरा हाईएस्ट पॉसिबल सेटिस्फेक्शन लेवल कहाँ है। तो ही कैन अफोर्ड कॉम्बो ए, ही कैन अफोर्ड कॉम्बो बी, ही कैन अफोर्ड कॉम्बो सी, तीनों उसकी बजट लाइन पे। But since A and B are lying on lower indifference curve, he will not choose A and B. He will choose combo C, which is on a higher indifference curve and hence giving him higher level of satisfaction. So conditions को हम कैसे define करते हैं? Consumer is in equilibrium where two conditions are fulfilled. A, indifference curve is tangent to budget line, and tangency means slope are equal. The slope of indifference curve is equal to slope of budget line. One condition. And second, indifference curve must be convex to the origin. आप कहेंगे मैम कॉन्वेक्स ही तो होता है हमेशा, वो होता है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। जब भी आप कोई ह्यूमन लॉ बना रहे हो एक्सेप्शंस आर देयर, तो इसलिए हम ये लिख रहे हैं इट मस्ट बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अब अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, आपको ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि भाई MRS दिस इज दे आर नॉट इक्वल, इट इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, तब क्या होगा? तो अगर ये ज्यादा है तो वो कमोडिटीज को सब्स्टिट्यूट करेगा। तो हम लिखेंगे सिचुएशन ए, व्हेन MRS XY इज मोर देन PX PY, तो ही विल बाय मोर ऑफ गुड एक्स, क्योंकि उसे गुड एक्स से सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है। कॉम्बो ए, एग्जाम्पल कॉम्बो ए, अगर वो कॉम्बो ए पे है तो यहाँ पर उसे एक्स से सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है, ही विल बाय मोर ऑफ एक्स एंड मूव टुवर्ड्स सी। And second situation, when MRSXY is less than PXPY, then he will buy more of Y. जब वो more of Y लेगा तो as per law of DMU, MUX कम होगा तो MUY कम होगा और MUX बढ़ेगा, और अल्टीमेटली ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पर जब वो X ज्यादा खरीदेगा तो MUX आपका कम होगा और MUY बढ़ेगा, और अल्टीमेटली ये दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि MRSXY किसके इक्वल होता है? It is equal to MUX upon MUY. ठीक है, तो अभी देखो MUX upon MUY is more than PX upon PY.
आप x ज्यादा लोगे, जब आप x ज्यादा लोगे तो ये कम होगा, ये बढ़ेगा, न्यूमरेटर कम होगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा, तो इक्वल हो जाएंगे ना। ठीक है, तो ऐसे करके आपको कंडीशंस को इलैबोरेट करके आना है। तो 6 मार्क्स में आप सबसे पहले कंडीशन बताओगे, ये कर्व बनाओगे, फिर सिचुएशंस बताओगे कि अगर ऐसा हुआ तो कंज्यूमर क्या करेगा, और ऐसी सिचुएशन हुई तो कंज्यूमर क्या करेगा। When he is not in equilibrium, what will he do? So when it is lesser or greater than the price ratio, then it is advantageous for the consumer to substitute one good for the other. But कब कौन सी, वो भी मैंने आपको elaborate किया. If this is more than px py, तो x more. If it is less, then y more. Okay, clear? So I hope this video is quite clear to you. In case of any doubts, please post comments, or you can also write an email to me at sumantthegreateconomist@gmail.com. I will answer your queries. I hope you enjoyed the video. I'm also attaching a worksheet to it. You can practice numericals from there. Thank you so much. Keep watching. If till now you have not subscribed the channel, do subscribe it. Also click on like button if you like the video. And we are also starting with crash course batches, for which you can call at 921-321-6879. Thank you.